Hello students, this is Siddharth Jain, faculty from Hargour Bhatta Technical University, Kanpur. This is our first lecture of Unit 4th in which we will understand about the hydraulic machine. Okay, तो अभी तक इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड टर्म के बारे में बात की थी. नाउ अब हम बात करेंगे मशीन्स के बारे में. मशीन्स कौन सी बात करते हैं फ्लूइड में? हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक मशीन. हाइड्रोलिक मशीन जिससे बेसिकली अल्टीमेटली हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं. अब हाइड्रोलिक मशीन में हम पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो इसमें काफ़ी टर्म्स हैं जो आपको आगे काम आएंगे. जनरली क्या होता है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का वो पार्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्किप कर देते हैं. बट कभी कभी क्या होता है कि ये इसका वेटेज कहीं बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है. मैं ट्राई करूँगा कि 60 लेक्चर्स में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में जो अल्टीमेटली फोर्स प्रोवाइड करती है. जो अल्टीमेटली फोर्स की इक्वेशन होती है वो फोर्स जो हम किसी टरबाइन के एक प्लेट पर देने वाले होते हैं या पंप के प्लेट पर देने वाले होते हैं जो वाटर का फ्लो या फ्लूइड का फ्लो होता है. उसका हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेट बेसिकली. उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पंप्स. पंप्स में हम रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल दोनों पंप की बात करेंगे और क्या अंतर होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसके हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा हम सिलेक्शन ऑफ पंप, कैविटेशन और इससे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. जब एक वेलोसिटी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो किस तरीके की ट्रायंगल फॉर्म होता है और हम किस डायरेक्शन में फोर्स को निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की बात कर लेते हैं. अब इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन आपको साफ साफ इसमें दो वर्ड दिख रहे होंगे. तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं. अगर हम अलग अलग बात करें इम्पल्स और मोमेंटम की, तो इम्पल्स का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, या बोल सकते हैं फोर्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, या किसी टाइम ड्यूरेशन पे किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स. जनरली इसे रिजल्टेंट फोर्स या फोर्स और टाइम से मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं इम्पल्स. इम्पल्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू एफ इंटू टी. इसको अगर डिफाइन करें तो सिंपल बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में किसी टाइम ड्यूरेशन में लगने वाले फोर्स को इम्पल्स कह देते हैं. और जिस टाइम ड्यूरेशन को हम बहुत शॉर्ट कर देते हैं तो एक झटका बोल सकते हैं, एक जेट बोल सकते हो. बहुत छोटे ड्यूरेशन को बोलते हैं इम्पल्स. मोमेंटम का सिंपल मतलब है किसी अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को मोमेंटम कहते हैं. आपने मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी भी पढ़ी होगी. तो मोमेंटम को सिंपल बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी, उसके अंदर जो है तो मोमेंटम होगा. अगर उस ऑब्जेक्ट भारी से भारी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हैं. इसका इफेक्ट अगर बात करें तो जो बंदूक से निकलने वाली गोली है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा पत्थर है, इन दोनों की मोमेंटम की बात करते हैं. अगर हम बड़े पत्थर की बात करते हैं, उसको अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला. लेकिन बंदूक की गोली को अगर मारते हैं तो उससे बहुत कुछ बिगड़ सकता है. क्यों? क्योंकि बड़े पत्थर में मास तो है लेकिन वेलोसिटी जीरो, जिसके कारण मोमेंटम बहुत कम हो जाता है. बट गोली की बात करें तो वहाँ पर मास कम है बट वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है. तो अल्टीमेटली हम एनर्जी पे चले जाते हैं, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जिससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है. तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीज़ों में. ठीक है, अब इस इक्वेशन को दोनों को जोड़ देते हैं, इसको बोल देते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, जो बेसिकली निकल के आती है न्यूटन सेकंड लॉ से. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है अल्टीमेटली? ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. बट सर हम तो ये पढ़ के नहीं आए हैं. हम तो सेकंड लॉ ऑफ मूवमेंट मतलब सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ये पढ़ के आया एफ इक्वल टू एम ए. तो ये जो एफ इक्वल टू एम ए है वो यहीं से निकल के आया है, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है. ये बेसिकली वी बाई डेल्टा टी करोगे तो आ जाएगा ए, बट यही ओरिजिनल है. और इसको अगर हम डेल्टा टी को उधर पहुंचा देते हैं तो यही बन जाती है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. तो यहीं से इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का जन्म हुआ है, यहीं से निकला है. हम करते क्या है, हम बोल देते हैं सिंपल, अगर किसी फोर्स के कारण कोई इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम दैट पर्टिकुलर मास. ठीक है, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को, बट इस इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है. अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग टर्म्स यूज़ हो जाते हैं, अलग अलग
ये जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक मशीन में बात करें तो हम एम बी इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम कुछ तरीके से देखेंगे। उसका कैसे देखेंगे वो देखते हैं। तो एफ नेट इंटू टी इजकल टू एम बी, दैट इज ए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम सिंपल करते क्या है कि कुछ चेंजेस कर देते हैं, हम ओरिजिनेटिंग फॉर्म में लेके आगे न्यूटन सेकंड लॉ में। देन हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू द एम बाई वी। यहाँ से एम हो जाएगा रो वी, तो एम की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं रो वी। अब ये वी क्या है, ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना आप, ये वॉल्यूम है कैपिटल वी, दैट इज वेलोसिटी। तो इस दोनों को मर्ज मत कर देना। ओके, वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। तो रो इंटू कैपिटल वी, तो यहाँ से आ जाएगा एफ नॉट इक्वल टू रो कैपिटल वी बाई टी इंटू स्मॉल वी। अब वी बाई टी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, टी का मतलब होता है टाइम। तो वॉल्यूम पर मीटर पर यूनिट टाइम, या बोल सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, अगर यहाँ समझ में आ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, तो हम वी बाई टी को क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्चार्ज। तो रो क्यू इंटू स्मॉल वी। अब क्यू हम जानते हैं दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ए वन वी वन इजकल टू ए टू वी टू इजकल टू डिस्चार्ज। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू वी। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी एफ नेट, मतलब किसी मास के कारण जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो बन जाएगी रो क्यू वी। या अगर वेलोसिटी के टर्म में निकालना चाहें तो वो निकल जाएगी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टर्म में निकालना चाहें तो वो निकल जाएगी रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। तो यही इक्वेशन को हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन में बात करेंगे। हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली, हमें किसी भी पंप में या टरबाइन पे जो फोर्स लगता है, किसके कारण फोर्स लगता है, जो वाटर के कारण फोर्स लग रहा है, उसके प्लेट पर जो पंखुड़ी हम देखते हैं ना, उसके एक प्लेट पर जो फोर्स लग रहा है, जिसके कारण बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो फोर्स कितना लग रहा है और इफेक्टिवली हम कितना निकाल सकते हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं जिसके कारण हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसके लिए हम इस इक्वेशन को बात करते हैं। तो एफ नेट की वैल्यू हम देखेंगे आने वाले इम्पैक्ट ऑफ जेट टॉपिक में। तो ठीक है, तो दिस इज एफ नेट, जिसको हम आगे बात करेंगे। तो जनरली ये होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करें, तो अगर हम इसकी बात करें एफ नेट, ये हमारे पास आ जाता है रो इंटू ए इंटू वी, को हम वी इंटू वी लिख देते हैं। ठीक है, अब रो ए भी, ये क्या हो जाता है, इसको बोल देते हैं हम मास पर यूनिट टाइम, और इसको वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके टर्म में पढ़ेंगे। तो जब अगर मास पर यूनिट टाइम की बात अगर कभी की जाएगी तो उसका मतलब हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रो ए इंटू वी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट यानी कि फोर्स ऑफ जेट। ठीक है, इम्पैक्ट लग रहा है यानी कि फोर्स लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लूइड जेट के कारण। हम पढ़ेंगे इसमें स्टेशनरी प्लेट और मूविंग प्लेट, दो प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग प्लेट मतलब वो प्लेट मूव हो रही है। ठीक, एक प्लेट स्टेशनरी है। स्टेशनरी कब होगी, मूव कब होगी? स्टेशनरी कब होगी? स्टेशनरी होगी जब वो इनिशियल फेज में हम फोर्स लगाने वाले हैं, वो रुकी हुई है। मूविंग कब होगी, वो ऑलरेडी मूव कर रही है और हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम दो केस में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली स्टेशनरी केस के बारे में, तो फ्लैट प्लेट की बात करेंगे। और स्टेशनरी में भी तीन तरीके के केसेस बनते हैं, तीन नहीं, कर्व के केस में और भी बन जाता है, लेकिन अभी हम मोस्टली तीन केस बात करते हैं। पहला होता है जब प्लेट वर्टिकल हो जेट में, प्लेट इज वर्टिकल टू द जेट। दूसरा है प्लेट इज इंक्लाइन टू द जेट, और तीसरा है प्लेट इज कर्व। तो इस लेक्चर में हम वर्टिकल और इंक्लाइन के बारे में बात करेंगे और इसके कारण जो फोर्सेस हमारे पास निकल के आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस बात करते हैं अपना when the force is vertical to the plate। तो बेसिकली आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये हमारे पास इमेज है, ये नोजल है, ये बेसिकली पाइप है, ये पाइप का नोजल है। नोजल क्या होता है, नोजल श्रिंक एरिया, जिसका एरिया थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं जिससे कारण वेलोसिटी बढ़ जाए। ऐसा क्यों होता है, सभी जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि अगर यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि सेम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो रो की बात खत्म हो जाती है।
नोजल मतलब जिसको एरिया सिंक कर देते हैं, जिससे कहाँ वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाए, वेलोसिटी बढ़ जाती तो क्या आ जाता है, मोमेंटम ज़्यादा आ जाता है, m इंटू वी, मोमेंटम ज़्यादा आ जाता है तो अल्टीमेटली फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा पाइप को अगर हम दबाते हैं या उसको आगे से हम बंद करते हैं तो जो स्पीड होती है, जो फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पाइप आगे, पानी ज़्यादा आगे तक चला जाता है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नोजल कर दिया। अब सिंपल पहले समझते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फोर्स इज द वर्टिकल टू द प्लेट, दिस इज अ पाइप जिसमें एक नोजल लगा दिया है और इसकी वेलोसिटी v है, नोजल से निकलने वाली, हम पाइप की नहीं, नोजल से वेलोसिटी निकल रही, दैट इज स्मॉल v या v, और जो जो प्रेशर निकल रहा है उसको बोलते हैं जेट ऑफ वाटर। तो ये एरिया है, दैट इज कॉल्ड जेट ऑफ वाटर। अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम इस पर्टिकुलर जगह की बात करें तो इसको डी बोल सकते हैं, डाया को, डाया मतलब डाया ऑफ, डी इक्वल टू डाया ऑफ नोजल, ठीक है। तो यहाँ के एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, और यही एरिया हो जाएगा हमारे जेट का एरिया, ठीक। अब हमारे पास जो प्लेट है वो स्टेशनरी है, मीन्स रुकी हुई है, यहाँ पर रुकी हुई है और फिक्स कर दी है, मान लेते हैं इन दोनों इनसे फिक्स कर दिया। अब रुकी हुई है, फिक्स कर दी है, तो इस पर जो फोर्स आएगा उसके कारण ये बढ़ जाएंगे, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएंगी, इसका कुछ भाग ऊपर चला जाएगा, कुछ भाग नीचे चला जाएगा। लेकिन क्या ये वेलोसिटी भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है, उसको भी देखते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। तो अब हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली हमको ये निकालना है कि इस प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि हम हमेशा जब फोर्स की बात करेंगे वो प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, या सही तरीके से बात करें प्लेट के नॉर्मली बात करेंगे, प्लेट के नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल कौन सी एक्सिस है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं तो दैट इज एक्स एक्सिस, तो इस एफ एक्स में लगने वाले फोर्स की बात करेंगे। और इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के को अगर बात करें तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, इसी को हम निकालने वाले हैं फोर्स को। तो निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम बराबर करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि जब भी हम कोई चेंज निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही करते हैं ना, चेंज में क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर किया है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों किया है, तो उसको भी थोड़ी देर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी हम पहले ये थोड़ा सोचो और दिमाग लगाना, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं वो कितना होगा, फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं वो कितना होगा। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इसको अगर हम सही मोमेंटम सही तरीके से लिखें तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब वाटर जो है, वाटर का मास तो सेम ही रहेगा, पहले जो आ रहा है और जा रहा है मास तो सेम रहेगा, बट वेलोसिटी चेंजेस हो जाएंगी, वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी बदल जाएगी तो हम मास इनटू लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको v1 बोल देते हैं, इनटू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इसको v2 बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। मास कॉमन है, मास को बाहर निकाल लेते हैं तो मास डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था, इनटू ये हो जाएगा v1 माइनस v2, ठीक है, सॉरी v2। मास डिवाइडेड बाय टाइम को हमने क्या पढ़ा था, मास डिवाइडेड टाइम को हमको बोला था रो ए इंटू वी, इसको अलग ही बात करेंगे, ठीक है, v जो वेलोसिटी हमारे पास जेट से निकल रही है। अब यहाँ बात कर लेते हैं v1 और v2 के बारे में। अगर v1 की बात करें तो v1 क्या है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस x डायरेक्शन में, हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, केवल x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग में v, और x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, बता सकते हो। x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और y में बराबर तो जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो अल्टीमेटली एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा रो ए इंटू वी का स्क्वायर,
दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ एक्स डायरेक्शन इन अ फ्लो डायरेक्शन इन अ स्टेशनरी प्लेट, ठीक है ना। तो दिस इज एफ एक्स रो ए वी स्क्वायर। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया गया है, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किया गया है। अब ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ पर हमने बेसिकली किसके कारण फोर्स लगाया है, हमने यहाँ पर जेट के कारण फोर्स लग रहा है कि जेट पर फोर्स लग रहा है। बेसिकली हम यहाँ पर जेट से फोर्स लगा रहे हैं, जेट पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके जेट पर फोर्स लगाते तो देन हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते, बट यहाँ पे जेट के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, इसी कारण हम यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल लग रहा है, क्योंकि मेन फोर्स करने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, जेट है ना, और प्लेट तो नहीं है। तो इनिशियल माइनस फाइनल रहेगा। तो माइनस का डायरेक्शन अगर आता है किसी भी फोर्स में तो उसका मतलब समझ लेना कि जो हमने डायरेक्शन मानी है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ठीक, तो पहला केस हम समझ चुके हैं, पहला केस क्या है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस के बारे में जो हमारा कहलाता है व्हेन फोर्स इज एन इंक्लाइन फ्लैट प्लेट, ठीक है। अब फोर्स लग रहा है इंक्लाइन फ्लैट प्लेट पर। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा बेसिकली, जिसमें जो प्लेट है वो हमारे पास फ्लैट है लेकिन इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन किसके साथ है, ये आपको हॉरिजॉन्टल से दिख रहा होगा, ये इंक्लिनेशन थीटा पर लगा हुआ है, ठीक, इंक्लिनेशन थीटा लगा हुआ है। तो अब हमको निकालना है इस प्लेट के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और इस प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। उसके अलावा हम एफ एक्स, अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो एक्स और इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में भी हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली हमको निकालना कहाँ डायरेक्शन में, ध्यान रखना, ये निकालना होता है इस प्लेट के, जो भी प्लेट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इम्पैक्ट लग रहा है, उस पॉइंट के नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि वही डायरेक्शन होती है जिस प्लेट को मूव कराने में रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। दिस इज बेसिकली जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट इज v, इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, और ये डायरेक्शन है। अगर हम बात करें इसके एफ एन डायरेक्शन में, तो एफ एन डायरेक्शन में हमें निकालनी है। तो हमें फोर्स किस डायरेक्शन में निकालनी है, फोर्स निकालना है अल्टीमेटली एन डायरेक्शन में, फोर्स निकालना है हमको एन डायरेक्शन में, ना कि एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में निकाल सकते हैं बट हमारा प्राइम कंसर्न रहेगा कि हम एन डायरेक्शन में फोर्स को निकाल लें। तो सिंपल वही बात हो जाएगी कि एफ एन क्या होगा, एफ एन होगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी थोड़ा सा अच्छी बात है, अब हमको क्या निकालना है कि अब यहाँ पर वही हम बात लिखेंगे, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, आप क्योंकि समझ गए होगे चीज़ों की। यहाँ क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट टाइम इंटू v1 इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए। अब इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एन डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि v डायरेक्शन में तो भाई सॉरी v तो x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। तो अल्टीमेटली हमें इस v का एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इस n डायरेक्शन में, हम इसको n डायरेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ये v है, या थीटा है, तो इस थीटा का अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा साइन थीटा। तो अगर एन डायरेक्शन की बात करेंगे तो एन डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो निकल के आएगा वी साइन थीटा, यानी कि जो v1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी वी साइन थीटा, ठीक है, वी साइन थीटा। अब v2 की वैल्यू क्या होगी, v2 यानी कि एन डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, एन डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है फाइनल, क्योंकि जो हमारे पास फ्लूइड है वो इसके परपेंडिकुलर चला, किसके परपेंडिकुलर, इस प्लेट के परपेंडिकुलर जा चुका है। तो अगर प्लेट के परपेंडिकुलर जा चुका है तो इसमें कोई वेलोसिटी होगी नहीं, मतलब इस फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें एफ एन की, तो मास पर यूनिट टाइम की वैल्यू क्या होती है, हम सभी जानते हैं, रो इंटू ए इंटू वी, और v1 की वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगी v साइन थीटा माइनस 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी फोर्स इन एन डायरेक्शन, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेट डायरेक्शन आ जाएगी रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ध्यान रखना ये बात, ये है नॉर्मल टू द प्लेट। लेकिन और भी डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हैं।
सकते हैं, यानी कि अगर हम ये x है तो fx भी निकाल सकते हैं, fy भी निकाल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या निकालना होगा, हमको स्टार्टिंग में हमेशा Fn निकालना होगा, क्योंकि Fn हमारा मेन कंपोनेंट है, क्योंकि वही फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कभी भी आप स्टार्टिंग में Fx मत निकाल देना, क्योंकि गलत हो जाएगी वैल्यू। हम Fn की रिस्पेक्ट में Fx और Fy की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर Fn की बात करेंगे या Fx और Fy की बात करेंगे तो अल्टीमेटली Fx और Fy ये कंपोनेंट हैं एक तरीके से किसके, ये कंपोनेंट हैं हमारे Fn के, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल हमारे पास थीटा हो गया। तो Fy हमारा क्या बन गया, Fy हमारा सिंपल ये बन गया हमारा कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा Fn इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा Fn इंटू साइन थीटा। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम Fx की बात करेंगे तो Fx क्या है, Fx हमारा अल्टीमेटली अगर हम इस 90 माइनस थीटा टर्म में किसी टर्म में बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा Fx हमारा हो जाएगा सिंपल Fn कॉस, क्योंकि अगर कॉस इस एंगल की बात करें तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं Fn साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक। Fn की वैल्यू पुट कर देते हैं, Fn की वैल्यू में ऑलरेडी एक साइन आता है तो यहाँ पर हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और एक हमारे पास दूसरा साइन थीटा भी आ गया। तो अल्टीमेटली जो Fx की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज अ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट में बात की थी, वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास ये निकल के आता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास Fy है। तो Fy हमारे पास क्या हो जाएगी, Fy यहाँ देख लेते हैं। अगर 90 माइनस थीटा है कॉस कंपोनेंट तो ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट, यानी कि Fy हमारे पास हो जाएगा Fy इज इक्वल टू Fn साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू Fn कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। और Fn की वैल्यू पुट कर देते हैं। Fn की वैल्यू हम क्या जानते हैं, Fn की वैल्यू हमारे पास है रो ए बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा एक और आ गया, ठीक। इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं। और हम एक चीज़ भी जानते हैं कि साइन, अगर हम इसका 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, लेट से रो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा सभी जानते हैं, साइन थीटा। तो अल्टीमेटली हम इसको ये भी तरीके से भी लिख सकते हैं, रो ए बी स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। तो आपको इस फॉर्म में आए या दूसरे फॉर्म में आए, आपको दोनों तरीके से याद रखने हैं, ठीक है, ठीक। तो ये सिंपल हमारे पास इंक्लाइंड प्लेट पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, वो भी एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो आपने बेसिकली इस लेक्चर में हमने बात की बेसिकली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स और फोर्स जो हमारे पास प्लेट पे लग रहा है, स्टेशनरी प्लेट पर और इंक्लाइंड प्लेट पर, इन दोनों की बात की, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा क्विक रिव्यू में देख लेते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी इम्पल्स और मोमेंटम की। तो इम्पल्स और मोमेंटम की बात की थी। इम्पल्स का मतलब होता है कि फोर्स लग रहा है किसी शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक झटके की तरह है, जैसे पाइप से एक झटका निकालते हैं, उसको इम्पल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जानते हैं मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इन दोनों में से अगर एक चीज़ छोटी है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर एक वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है इन रिस्पेक्ट टू दूसरा, उसका मास कितना है वो हम नहीं देखते, ठीक है। फिर हमने बात की थी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की, जो कहाँ से निकल के आती है, जो निकल के आती है न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो अल्टीमेटली ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और फ्लूइड और जो भी कुछ है। हम फ्लूइड के टर्म में बात करेंगे या प्लेट के टर्म में बात करेंगे, तो हम अपने इस इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमें ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत थी रो के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में और एरिया के टर्म में, तो वही कर लिए। एरिया हमारे पास किसका एरिया, ध्यान रखना एरिया ऑफ जेट है,
जो स्मॉल वाला है उसका एरिया है। तो एफ नेट टी इजकल टू एम बी, इसको कन्वर्ट किया डेंसिटी के फॉर्म में, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है, इक्वेशन निकल के आती है, वो जाती है एफ नेट रो क्यू इंटू वी। ठीक है, अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में बात करते हैं, और एफ नेट की अगर हम एरिया के टर्म में बात कर रहे हैं तो विच इज़ इक्वल टू द रो ए इंटू स्मॉल वी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया तो हमने रो ए वी और वी को अलग कर दिया। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं मास पर यूनिट टाइम या मास डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको अलग ही रखते हैं क्योंकि इसको हम एक अलग यूनिट बात करेंगे, हम जनरली बात करेंगे वेलोसिटी टर्म में। तो रो ए वी को सभी जानते हैं कि मास पर यूनिट टाइम हम बात करेंगे। ठीक, फिर हमने केसेस की बात करी। तो स्टेशनरी प्लेट, सबसे पहले हम स्टेशनरी प्लेट की बात करेंगे, तो फ्लैट प्लेट की बात करेंगे या कर्व प्लेट की बात करेंगे। इस लेक्चर में हमने फ्लैट प्लेट के बारे में बात की, अगले लेक्चर में हम कर्व प्लेट के बारे में बात करेंगे। तो फ्लैट प्लेट के दो केसेस बनते हैं। पहला केस में हमारे पास जो प्लेट है वो हमारे पास सीधी रखी हुई है, सिंपल स्ट्रेट है। तो उसमें हमने देखा है कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू आती है वो निकल के आती है रो ए वी स्क्वायर। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास जो प्लेट है वो प्लेट इंक्लाइंड है, तो उससे कहाँ फोर्स की वैल्यू क्या निकालेंगे। तो जब भी इंक्लाइन हो तो हम ध्यान रखेंगे जो फोर्स की वैल्यू निकल के आती है वो प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में निकाल के आती है। तो हमने वो निकाली, वो निकल के हमारे पास रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और उसके कंपोनेंट हमारे एक्स और वाई डायरेक्शन निकाले, जो हमारे पास निकल के आए रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कर्व प्लेट के बारे में कर्व प्लेट पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।